अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जैद पटेल, आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। हिजाब बुरखे के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों का यह मानना है ये एक तरह का जुल्म है, एक ऑपरेशन है औरतों के ऊपर। आज के वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके सामने 15 पॉइंट्स के जरिए एक ऑल्टरनेट एनालिसिस रखना चाहता हूं और मैं आप सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ओपन माइंड के साथ आप इस वीडियो को जरूर देखें इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 1, मैटर ऑफ फेथ। कुरान के वर्सेस अगर आप पढ़ें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिलीविंग विमेन से बात हो रही है, ईमान वाली औरतों से बात हो रही है। उनसे कहा गया है कि उन्हें अपनी ब्यूटी को कवर करना है, ये उनके ईमान का तकाजा है, ये उनके बिलीफ का रिक्वायरमेंट है। हम देखते हैं कि अलग अलग मजहबों में उस बिलीफ की वजह से बहुत सी औरतें अलग अलग चीजें करती हैं। किसी मजहब में आप देख सकते हैं कि बालों को शेव भी किया जाता है, औरतें बाल शेव करती हैं, कहीं पे परमानेंटली कोई पर्टिकुलर लिबास पहनती हैं। इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट स्टेप है, ये जो हिजाब है ये एक टेम्पररी चीज है। औरतें अपनी ब्यूटी औरतों के सामने बता सकती हैं। क्लोज रिलेटिव्स, महरम जिनसे शादी करने की इजाजत नहीं है, उनके सामने अपनी ब्यूटी बता सकती हैं, लेकिन उनके अलावा जो दूसरे मर्द है उनके सामने बेपर्दा आने मना किया गया है। पॉइंट नंबर 2, जो पब्लिक ऑब्सिनिटी आज हमें दिखाई देती है, जिस तरह से अवामी तौर पर पब्लिकली जिस तरह से कम लिबास और बेहयाई मिल रही है, ये एक बहुत ही रीसेंट फिनोमेना है। बहुत ही रीसेंट वक्त के अंदर इस तरह से ये चीज़ आम हुई है। अगर आप ये वीडियो देखें, ये 1901 की यानी 125 साल पहले की वीडियो है। इसमें अगर आप देखें तो आप देख सकते हो ब्रिटिश औरतें मैनचेस्टर में किस तरह से कौन सा लिबास पहनी हुई है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मुस्लिम औरतें हैं। अगर आप गूगल में जाकर एक सर्च करें 1800s आउटडोर ड्रेसिंग, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि कहीं पर केप पहना जाता था, हैट पहनी जाती थी, लॉन्ग स्कर्ट्स होते थे, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स होते थे, कोई स्कार्फ पहनता था। इस तरह से एक तरह से कवर्ड रखा जाता था। ये जो पब्लिकली आज ऑब्सिनिटी पाई जाती है, बेहयाई पाई जाती है, ये एक तरह का रीसेंट फिनोमेना है। आपको ये कह सकता है कि अभी ही लिबरेट हुए हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पहले ये चीज में बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रिवेल होती थी। पॉइंट नंबर 3, आइए हम मेन सवाल पर आते हैं। जो लोग हिजाब को अपोज करते हैं, बुरखे को अपोज करते हैं, उनका यह कहना है कि बॉडी अगर जाहिर होती है, कोई लेडी की, कोई औरत की अगर बॉडी जाहिर होती है तो उससे कुछ नहीं होता, ये आपकी सोच में है, कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं होता है? तो आप ये बताओ कि एडवर्टाइजिंग में एक पेन से लेकर गाड़ी के टायर से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तक आपको ऐसा क्यों दिखता है कि वहां पे औरतों का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे फीमेल्स को लाया जाता है खास? और आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये चीज साबित शुदा है, ये चीज प्रूवन है कि इस तरह की जो बेहयाई है इट एक्चुअली सेल्स। इसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट्स में एक सर्टेन रिस्पांस आता है। फिल्मों के अंदर जब ये चीज होती है तो फिल्मों को एक सर्टेन रिस्पांस मिलता है। गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें एक सर्टेन रिस्पांस मिलता है। आप खुद देख सकते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में ऐसी वीडियोस जिसके अंदर ऑब्सिनिटी है, ऐसी वेबसाइट जहां ऑब्सिनिटी है, वहां उन्हें एक सर्टेन रिस्पांस आता है। आप खुद देख सकते हैं यूट्यूब के थंबनेल्स में कोई क्लिकबेट के तौर पर भी अगर कोई थंबनेल वैसा लगा दिया जाता है तो उसमें एक रिस्पांस रहता है। गलत है ये बात, लेकिन कोई अगर ये कहे कि उससे कुछ नहीं होता तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अच्छा आप बताओ, अगर कुछ नहीं होता है तो ऐसा क्यों है कि इंटरनेट पर जो बेहयाई बेचने वाली, ऑब्सिनिटी बेचने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, वो वेबसाइट्स के अंदर फिर लोग जाकर क्यों इतना खर्चा करते हैं? क्यों हमें मिलता है कि ये वेबसाइट्स में जो बिजनेस किया जाता है, ये गलत गंदा बिजनेस, उसके टर्नओवर की साइज तकरीबन 93 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 6.25 लाख करोड़ रुपए का सालाना बिजनेस होता है। आप बताओ, अगर कुछ नहीं होता तो ऐसा क्यों है कि लोग वहां जाके पैसे देते हैं? अगर कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है वो स्किन से, कुछ नहीं होता, तो व्हाई डू पीपल गो एंड गिव मनी ओवर देयर? आप इस स्टडी को देखिए, साबित हो चुका है कि फीमेल ब्यूटी देखने से मेल ब्रेन पर असर पड़ता है। जिस तरह से खाना खाने से एक असर होता है, जिस तरह से दवा पीने से एक असर होता है या ड्रग से असर होता है, तो फीमेल ब्यूटी को देखने से भी एक क्लियर कट असर होता है। इट्स हार्ड वायर्ड इनटू अस, मतलब एक टोटल चीज एक अंदर इंट्रिंसिकली फिट है। और आप जरा लॉजिकली सोचो, अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं तो फिर इंसानी नस्ल कैसे कंटिन्यू होती है? अगर कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं तो इंसानी नस्ल खत्म हो जाती, द ह्यूमन स्पीशीज वुड हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट।
तो लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग अबाउट दिस। ये चीज के बारे में प्लीज आर्ग्यूमेंट बंद करते हैं कि कुछ नहीं होता। लेट्स स्टॉप दैट, आगे की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4, अब हम दो सोसाइटीज को एक्चुअली कंपेयर करेंगे इंशाल्लाह। एक तरफ एक इस्लामिक सोसाइटी है जो इस्लामिक सिस्टम ऑफ चेस्टिटी में बिलीव करती है, वहां पर हिजाब भी है, फाइनेंशियल जिम्मेदारी औरतों पर बिल्कुल नहीं है, और सेग्रीगेशन है, यानी मर्दों और औरतों में मिक्सिंग नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसी सोसाइटी है जो हिजाब में नहीं बिलीव करती, तो आप देख सकते हो कि वहां पर इंटरमिंगलिंग भी है, वहां हिजाब नहीं है, और जैसा कि आमतौर पर सोसाइटी में होता है, फाइनेंशियल जिम्मेदारी मर्दों और औरतों में दोनों में शेयर्ड होती है। आप इस बैरोमीटर को देख सकते हैं, एक तरफ एक मॉडेस्ट सोसाइटी है जो कवर्ड है, दूसरी तरफ एक एक्सपोज सोसाइटी है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी कोई एक्सपोज सोसाइटी दुनिया में है? तो हाँ है। आज आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न नेशंस में आमतौर पर एक एक्सपोज कल्चर ही फॉलो किया जाता है। हमें यह देखना है कि इस कल्चर से क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं। एक्सपोज सोसाइटी में, जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा, ये अट्रैक्शन जो मौजूद है वो अट्रैक्शन अनकंट्रोल्ड छोड़ा गया है। अब जाहिर सी बात है उससे कुछ ना कुछ असर होगा, और क्या रिजल्ट मिल रहा है आप खुद देख सकते हैं। आप देखोगे अमेरिका में 40% बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं। पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन की 28 कंट्रीज का एवरेज ये है कि 40% बच्चे आउटसाइड मैरिज हो रहे हैं। यूके में हमें मिलता है 47% बच्चे 2012 में आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे थे, उसके बाद तो फिगर और आगे बढ़ा है। और आइसलैंड में तो 66% बच्चे आउटसाइड मैरिज है। फ्रांस में 57% बच्चे, यानी 100 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 57 बच्चे फ्रांस में आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं। अब जब बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा होते हैं, फादर इतना कमिटेड नहीं है कि मां से ऑफिशियली मैरिज करे, शादी करे। वो जो ऑब्सीन कल्चर वहां से एक्सपोजर से स्टार्ट हुआ, वो अडल्ट्री और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक पहुंचा, उसकी वजह से बच्चे पैदा हुए, आउटसाइड मैरिज। पॉइंट नंबर 5, क्या आपको पता है ऐसे बच्चे जो आउटसाइड मैरिज पैदा होते हैं उसके बाद क्या होता है? बहुत सारे केसेस में फादर मां को छोड़ देता है। बच्चा किसके पास रहता है? 80% केसेस में मां के पास ही रहता है, और फिर माओं को वो बच्चा बड़ा करना पड़ता है। उन्हें मां का भी रोल प्ले करना होता है, बाप का भी रोल प्ले करना होता है। अमेरिका के अंदर हर 4 बच्चों में से एक बच्चा, यानी तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे इस तरह से बिना फादर के बड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ऐसी माओं को गरीबी से गुजरना पड़ता है कंपेयर टू अदर मदर्स। 5 टाइम्स ज्यादा, 5 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें गरीबी वाली जिंदगी गुजारनी होती है। और 28% और 28% ऐसी माओं को सिवियर मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। इस तरह की मुश्किलों का सामना करते करते आखिर में जाकर मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, उन बच्चों का क्या होता है? बर्थ के टाइम पर ही ऐसे बच्चों का वजन अक्सर कम मिलता है। कई बार बर्थ के टाइम पर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां होती है। डेवलपमेंट में हम देखा जाता है कि ऐसे बच्चों को, रिपोर्ट से पता चलता है हमें, उनका डेवलपमेंट बाकी बच्चों के कंपैरिजन में पुअर होता है। आप देख सकते हो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, ऐसे बच्चों के जो सिंगल मदर्स के पास बड़े होते हैं, ऐसे बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंसेस खराब होते हैं। आप ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। इमोशनल तौर पर, बिहेवियरल तौर पर उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 7, आप बताओ, इस तरह से चिल्ड्रन बीइंग बोर्न आउट ऑफ मैरिज, बच्चे जो शादी के बगैर पैदा होते हैं, सिंगल माओं के पास बड़े होते हैं, ये सारे ट्रॉमा से गुजरते हैं। क्या ये सिस्टम को रोकने की जरूरत नहीं है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर रोका नहीं गया तो आने वाले सालों में तो मैरिज का इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाएगा, शादी का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा वो सारी कंट्रीज में से। और वही कल्चर आप देखते हैं कि वहां से एक्सपोर्ट होकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग नेशंस के अंदर, जो उनकी तरफ देख करके उन्हें आइडलाइज करते हैं और हर चीज को इमिटेट करते हैं। क्या रोकने की जरूरत नहीं है? आप देखोगे कि ब्रिटिश एमपीज ने प्रोटेस्ट किया था 2016 में पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा था कि कुछ मेजर्स लाना जरूरी है ताकि लोग बच्चों को शादी के अंदर पैदा करें, ताकि हमारे जो बच्चे, जो फ्यूचर की नेक्स्ट जनरेशन है, जो इस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हुए बचपन गुजार रहे हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन का क्या होने वाला है। आप देखोगे इसी वजह से अमेरिका के अंदर 7 टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं मैरिड कपल्स को, कि आप शादी करके, शादी के तहत आप बच्चे पैदा करो, आपको 7 अलग अलग टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। यूके के अंदर 230 पाउंड्स का एक मैरिज अलाउंस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि लोग शादी करें और शादी का सिस्टम ताकि बाकी रहे।
आप बताओ, कोरोना वायरस कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए क्या कुछ मेजर्स नहीं लिए गए? लॉकडाउन हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, हैंड्स वॉश करना, सारे मेजर्स क्यों लिए जाते हैं? ताकि वो चीज रोकी जा सके। मेरा कंटेंशन ये है कि ये पूरे प्रॉब्लम का कोर वो ऑब्सीनिटी है। अगर वो ऑब्सीनिटी के प्रॉब्लम को हम एड्रेस नहीं करेंगे, अगर हम देखते हुए भी आंखें बंद करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? हमारी पूरी सोसाइटी जाकर के पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, कहते हैं कि ऐसे बच्चों का अबॉर्शन भी तो हो सकता है बिफोर बीइंग बॉर्न। और फैक्ट यह है कि 26% ऐसी बिन बिहाई माएं, अनमैरिड मदर्स, वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्शन के जरिए खत्म कर देते हैं। अबॉर्शन हकीकत में एक टाइप का मर्डर है, एथिकली एक बिल्कुल रॉन्ग चीज है जो एक इंसान को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह पता है कि उस मां के ऊपर क्या असर होता है? फ्यूचर प्रेगनेंसीज में आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, बर्थ वेट कम होता है, फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ में डेथ के बहुत हाई चांसेस होते हैं ऐसे बेबीज के। फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। आप रोक के देखिए, पढ़िए, ये आप खुद देखिए कि पोस्ट अबॉर्शन सिंड्रोम एक माना हुआ सिंड्रोम है कि औरतों को एक टाइप का मेंटल एंग्विश, एक टाइप के बहुत बड़े डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है अबॉर्शन कराने के बाद। पॉइंट नंबर 9, बहुत सारे लोग कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, यानी ये कल्चर को मेंटेन रखने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स अवेलेबल है। लेकिन क्या आपको पता है बर्थ कंट्रोल पिल्स से कितने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं? आप खुद पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 दिखाई ये दे रहा है कि ये पूरे फ्रीडम का बोझ तो सिर्फ औरतें ही उठाई हुई है। प्रेग्नेंट कौन होने वाला है? मर्द तो नहीं होने वाला है, औरतें ही होने वाली है। डिलीवरी कैसे करनी होगी? जो बच्चा चाइल्ड बर्थ होगी उससे किससे गुजरना होगा? उस मां को ही गुजरना होगा। आप देखिए कि बच्चे को संभालना, फॉस्टरिंग करना, दूध पिलाना, फीड करना, संभालना कौन करेगा? ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मदर्स ही करेगी। और अगर एक सिंगल पेरेंट का रोल अदा करना पड़ा तो 80% ऑफ द टाइम माएं कर रही है। और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बताओ कि जिस फादर ने शादी ही नहीं की उस पर क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चा किसके पास है? मां के पास है, उसके ऊपर ही पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां तक आके उस फादर की विरासत में बच्चे का इनहेरिटेंस का राइट भी नहीं होता है। और आप देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं अबॉर्शन में, उससे किसे गुजरना होगा? मां को गुजरना होगा। सारे बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर यूज किए जाते हैं तो उसके अंदर सारे नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं किसे आएंगे? मां को ही आएंगे। यानी आप अगर देखें ये पूरे फ्रीडम के नाम में जो एक सिस्टम दिया जा रहा है वो हकीकत में एक्सप्लॉयटेशन है। किसका? औरतों का। और कौन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? हकीकत में अगर आप देखें तो इस सिचुएशन के अंदर अपेरेंटली तो मर्द कर रहे हैं, लेकिन वो मर्द जो इस तरह से मल्टीपल रिलेशन से गुजरते हैं उनके साथ भी ये होता है कि कई बार वो खुद डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट ब्रेक के शिकार होने के बाद वो खुद बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स में चले आते हैं जिसमें ज्यादा मर जाते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म, गैम्बलिंग वगैरह। जिंदगी उनकी भी कई बार बर्बाद हो जाती है। पॉइंट नंबर 11, शादियां तो होती है कम, बहुत सारे बच्चे तो आउटसाइड मैरिज ही बॉर्न हो जाते हैं। लेकिन जो शादियां होती है उनका क्या होता है? क्या आपको पता है? आप ये लिस्ट देखिए, ये वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट डिवोर्स्ड नेशंस है। और आप देखोगे एक ट्रेंड, क्या देखोगे? ये वो नेशंस है जिनमें ऑब्सिनिटी बहुत आम है, बेहयाई आम है, वहां पे बच्चे आउटसाइड मैरिज भी आम थे। और एक और को रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे डिवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा है। बेल्जियम में 100 शादियां होती है तो 71 का डिवोर्स हो जाता है। और यूएसए में आप देखेंगे सबसे नीचे 10 नंबर पे यूएसए है, वहां 100 शादियां होती है तो 53 का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स रेट इतना ज्यादा क्यों है? इसकी कई रीजंस हैं। डिवोर्स का क्या रीजन है? ऐसी सोसाइटीज में जो इस तरह का एक फ्रीडम होता है, इंटरमिंगलिंग होती है, वहां पे बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होने लगते हैं। और डिवोर्स का एक बहुत मेजर रीजन इनफिडिलिटी होती है। आप खुद देख सकते हो कि क्या हो गया है मैरिज के इंस्टीट्यूशन को। क्या ये चीज को रोकना जरूरी नहीं है? पॉइंट नंबर 12, ये यहां तक जो बात हो रही थी ये तो कंसेंट के साथ करने वाली बात हो रही थी। लेकिन जहां पर ये अट्रैक्शन जो मेल और फीमेल के बीच में एक नेचुरल अट्रैक्शन है उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और गलत तरीके से और गलत जगह पर डिस्प्ले किया जाता है, उसका एक बहुत बुरा रिजल्ट आता है और वो है रेप। आप इंडिया की पहले रिपोर्ट देखिए, आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर 33,658 केसेस ऑफ रेप हुए और ये केसेस में से 37.6% केसेस फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज या सेपरेटेड हस्बैंड्स उनकी वजह से हुए। अगर आप अमेरिका की रिपोर्ट देखें तो एक बिल्कुल ही शॉकिंग रिपोर्ट है।
अमेरिका के अंदर हर 6 औरतों में से एक का रेप हो चुका है, यानी तकरीबन 3.25 करोड़ औरतों का रेप हो चुका है। आप खुद इमेजिन करिए, क्या ये औरतें फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रही हैं या एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रही हैं? आइए वर्क प्लेसेस की बात करें। इस सर्वे में आया है कि 81% औरतें जो वर्क प्लेसेस में हैं उन्होंने किसी या तो किसी तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट को एक्सपीरियंस किया है। 81%। इंडिया की बात है कि मोर देन 50% विमेन प्रोफेशनल्स ने कहा कि वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत बढ़ गया है ओवर द इयर्स। पॉइंट नंबर 13, ऐसे ओपन कल्चर के बाद एक और रिजल्ट आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। आप इस रिपोर्ट को देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट के CDC सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट है। इसमें आया है कि अमेरिका की 33 करोड़ पॉपुलेशन में से 11 करोड़ को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो चुकी है। यानी कि एक ओपन कल्चर की वजह से सारे प्रॉब्लम्स के बाद एक और प्रॉब्लम यह भी है कि इस तरह की बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। खुद अमेरिकन गवर्नमेंट 16 बिलियन $US हर साल खर्च करती है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, यानी तकरीबन 1,16,000 करोड़ हर साल खर्च किए जाते हैं सिर्फ इसे कंट्रोल करने के लिए। पॉइंट नंबर 14, स्किन कैंसर और स्किन प्रॉब्लम्स। औरतों की स्किन मर्दों की स्किन से डिफरेंट है। आप देख सकते हैं मेलानोमा कैंसर यंग औरतों को होता है और 50 इयर्स तक की एज में भी औरतों को ज्यादा होता है। मेलानोमा कैंसर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइप्स ऑफ कैंसर है। आप खुद इस टाइप के कई आर्टिकल्स देख सकते हैं जहां पे औरतों को यह एडवाइस दी गई है कि यू शुड कवर योर फेस विद अ स्कार्फ व्हेन यू ट्रैवल, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कई सारी सिटीज में औरतें जब ट्रैवल करती है या बाइक्स राइड करती है, बाइक्स पे होती हैं, तो खुद अपने फेस को कवर कर लेती हैं। इस वीडियो का आखिरी पॉइंट नंबर 15, इस्लामिक सिस्टम में एक औरत को अपने आप को ब्यूटिफाई करना है सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन जो ऑब्सिनिटी वाला सिस्टम है वहां पे एक औरत जिसे सारे मर्द देख रहे हैं उसे सबकी नजरों में कम से कम ठीक ठाक तो दिखना है। और आप देखोगे द प्रेशर टू लुक गुड, ये जो एक प्रेशर होता है कि आई शुड लुक गुड, इसकी वजह से आप देखोगे कई स्टडी से साबित हुआ है कि औरतों को बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रेशर से गुजरना पड़ता है। यहां तक कि बाज औरतों ने सिर्फ इसी वजह से सुइसाइड तक कर लिया और कई सारी औरतें वो प्रेशर की वजह से बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारती हैं। फाइनली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये मीडिया प्रोपेगेंडा से अपने दिमाग को स्विच ऑफ मत करिए। आप खुद सोचिए कौन सा सिस्टम बेटर सिस्टम है, आप अपनी जिंदगी किस सिस्टम में गुजारना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक ओपन माइंड के साथ ये सारी रियलिटीज को देखकर कम से कम इतना तो समझिए कि हो सकता है कि जिसे ये सारे लोग अपने प्रोपेगेंडा में कहते हैं ये आउटडेटेड सिस्टम है, ये जुल्म है, ये ऑपरेशन है, वो हकीकत में और इन रियलिटी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड सिस्टम है। औरतें इसमें प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। दे आर ट्रीटेड नॉट फॉर व्हाट दे लुक लाइक, दे आर ट्रीटेड फॉर व्हाट दे आर। उनके अंदर जो रियल वर्थ है उसकी वजह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं आप सारी सिस्टर्स को दावत देता हूं कि आप ज़रूर इस्लामिक सिस्टम ऑफ हिजाब और बुर्का एक्सेप्ट करें, उसे अपोज ना करें, उसे सपोर्ट करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।